नमस्कार। संध्या के 7 बज चुके और हम फिर से उपस्थित हैं नए विषय के साथ और हमारे नए विद्वान साथियों के साथ। जरूरी है विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाए। देश में क्या चल रहा है उसको दुश्मन वर्ग अपने तरीके से प्रचार प्रसारित कर रहा है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे जो विद्वान साथी हैं, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनको बाबा साहब ने जिम्मेदारी लगाई है राष्ट्र निर्माण की, उनको भी अपनी जिम्मेदारी लगातार निभाते रहनी चाहिए और देश निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हम आज बात करेंगे शिक्षक की और शिष्य की। ऐसे तो कहानी है, हम जानते हैं कि महाभारत हो चाहे रामायण हो, एक कहानी है, उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने जो भी लिखा है उन्होंने व्यवहार को उसमें रखा है। तो उसका ही हम अवलोकन करेंगे कि भारत में ऐसा क्यों होता है। चाहे रोहित वेमुला को ले ले, चाहे डॉक्टर पायल तड़वी का ले ले, ऐसे न जाने कितने घटनाएं जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया उसको देखती नहीं है या वो खबर नहीं बन पाती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हर दिन जो शिक्षक हैं उनका व्यवहार छात्रों के साथ जाति आधारित होता है। और बहुत सारे ऐसा मामला भी होता होगा कि बहुत सारे शिष्य बोल नहीं पाते, स्टूडेंट बोल नहीं पाते हैं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जबकि भारत में संविधान लागू है, एजुकेशन सबको प्रॉपर देना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, और सबसे बड़ी बात, शिक्षक को एक भगवान का दर्जा मिला हुआ है। क्या वो भूल जाते हैं क्या कि हम भगवान हैं और हम राष्ट्र निर्माण की भूमिका में है? वो बच्चे जो हमारे सामने हैं, कितने विश्वास, कितना कुछ लेकर वो एक शिक्षक के पास आते हैं, लेकिन उनकी जो जातीय अवधारणा है, बाबा साहब ने कहा था कि ब्राह्मण जो है उसकी जो मेंटेलिटी वो बदलता नहीं है। ये कई बार हम लोगों ने देखा। इधर रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में भी आप देखेंगे, खड़गपुर में जो घटनाएं घटी, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और जो हमारा विषय है आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देखिए इसको। क्या आज भी द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक मौजूद हैं? यह विषय है। क्या आज भी द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक मौजूद हैं? ये विषय है हमारा। और हम इस पर आज जो विद्वान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है डॉक्टर पिंटू कुमार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मगध यूनिवर्सिटी गया से हैं। और साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बामसेफ के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, मूल निवासी संजय राम, बामसेफ झारखंड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम दोनों पैनलिस्ट साथियों का हम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। एमबीए जय न्यूज भीम सर। नेटवर्क में बहुत बहुत आप लोगों का, दोनों विद्वान साथियों का बहुत बहुत आभार है कि आपने हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को, एक समाज को आपने मार्गदर्शन देने के लिए अपना समय, कीमती समय आपने दिया है। हम शुरू करते हैं परिचर्चा। पिंटू सर से शुरू करते हैं, डॉक्टर पिंटू सर से, जो गया मगध यूनिवर्सिटी से। सर, ये जो विषय है आपने भारत में देखा है, कई बार ऐसी घटनाएं हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि आज भी द्रोणाचार्य जो है, उस शिक्षक जो है द्रोणाचार्य की भूमिका में है? और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हाँ, सबसे पहले पढ़ने का अधिकार अगर इनको मिला, ब्राह्मणों को, अगर हम फूले साहब की आंदोलन की बात करें, तो क्या इनको अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभानी चाहिए? क्या आज भी आप देखते हैं कि इस तरह के शिक्षक मौजूद हैं? जी, डॉक्टर पिंटू सर। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सबको। पहले मैं जय भीम, जय भीम सर। जय मुनिवासी। जी। और आवाज कट रहा था तो मैं बहुत कुछ बातों को नहीं समझ पाया, पर जितना भी समझा हूं मैं उस आधार पर बात नहीं रखता हूँ। जी। देखिए, जो टॉपिक रखा गया वो कहीं न कहीं एक धार्मिक पृष्ठभूमि से हम्म। एक अनुकरण करने का, ये एक धार्मिक जो मान्यता रहा, या एक तरह का जो मिथ्यात्मक एक तरह का बना के कल्पना किया गया कि द्रोणाचार्य एक ऐसे गुरु के रूप में रहे हैं जिन्होंने एक महाभारत की पटकथा के साथ साथ एकलव्य के साथ जो एक संबंध को दर्शाया जाता है, और वहीं उसका पुत्र भी हो गया, विभीषण हो गया, अर्जुन हो गया। ये एक गुरुकुल परंपरा की शुरुआत है। जी। गुरुकुल परंपरा आज से वर्षों पहले गुरुकुल परंपरा रहा है, और उस गुरुकुल परंपरा में बहुत कुछ अच्छाई बुराई भी रहा। हम्म। पर जिस तरीके से आज से 5,000 वर्ष पहले की जो शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में महाभारत की जो पटकथा, जो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने एक परिकल्पना करके जो लिखा है, वो खुद अपने आप में एक संदेहास्पद है। समाज के उस समय के भी विकृति को दर्शाता है, और शैक्षणिक व्यवस्था को दर्शाता है जो एक धार्मिक आधार पर उसको समाज में दिया गया। समाज में ये दिया गया कि एक एकलव्य जैसा एक शिष्य होते हुए, एक टैलेंटेड शिष्य होते हुए, गुरु द्रोणाचार्य उसको इसलिए शिक्षा नहीं देते हैं क्योंकि वो राजकुल में जन्म नहीं लिया। हम्म। और
यही संवाद जब होता है, एकलव्य को जब लेकर जाते हैं उनके पिताश्री और चाहते हैं कि ये आपके ज्ञान को पाए, तो उनकी देखने के बाद, उनकी जिजीविषा को देखने के बाद, उनको कौतूहल को देखने के बाद उसका सिर्फ यही एक वजह रहता है कि अगर मैं इसे शिक्षा दूंगा तो ये फिर कल को एक शासन करेगा जो इस समाज से आने वाले लोग को नहीं हो सकता। जी एक परंपरा बनाए, इसलिए राजा का पुत्र ही शासक बनेगा और इसलिए वो उसे इस तरह का शिक्षा दिए जाने की जरूरत। जी फिर भी एकलव्य ने उन्हें एक गुरु माना, गुरु मानकर उनकी मूर्ति के सामने अपने आप को इस तरीके से अपने उस शिक्षा को ग्रहण किया। और जब लास्ट समय आता है तब भी गुरु द्रोणाचार्य यही देखते हैं कि मेरा पुत्र अर्जुन को, जो सबसे बड़ा धनुर्धर है, उसको ये परास्त कर सकता है और इसलिए प्रस्त कर सकता है। और जब उनके सामने अपने ज्ञान को जब दिखाता, जब उनके सामने प्रदर्शित करता है, तो जी गुरु द्रोणाचार्य खुद अचंभित हो जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा ये विद्वान हुआ किसने, इसका गुरु कौन है। और जब वो बताता है कि मैंने आप ही को गुरु माना, आपको मूर्ति को रखकर मैंने ये अध्ययन किया, तब गुरु द्रोणाचार्य भी वहां पर छल करते हैं। जी और छल करने के बाद वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई बने, इसलिए उनका अंगूठा ले लेते। जी तो ये जो महाभारत की पटकथा में ये दर्शाया गया कि गुरु अपने शिष्य के प्रति इतना है, इतना वो चिंतित है, लेकिन किसके प्रति? एक राजा, खास जाति, खास धर्म और खास उसकी स्वार्थ भी झलक रही है। और खास ये देखने का मतलब है कि अगर ये यश है वो ज्यादा जी बड़ी, एक गुरु की सोच यही वहां पर दर्शा रहा है। ये नहीं दर्शा रहा है कि एक कितना मैंने छल किया, ठीक है, वहां पर एक प्रतिष्ठा की बात होती है। जब महाभारत का युद्ध छिड़ता है तो वही गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ युद्ध में लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म की बात है, धर्म की बात करते। तो ये पूरा महाभारत में जो परिकल्पना करके एक एक बिना मतलब का एक मिथ्यात्मक टाइप का आवरण क्रिएट करके, और जहां धर्म की बात करते वहां कर्तव्य नहीं दिखता, जहां कर्तव्य की बात करते वहां धर्म नहीं दिखता, जहां गुरु की बात करते वहां शिष्य की परंपरा नहीं दिखता, जहां शिष्य की बात करते वहां गुरु की परंपरा नहीं दिखता। तो ये जो शैक्षणिक व्यवस्था में एक धार्मिक गतिविधि के आधार पर जो था वो पूरी तरीके से स्वार्थ था। जी आज वर्तमान परिदृश्य में अगर इसको तुलना करें तो बिल्कुल बाबा साहब के संविधान को लिखने के पहले जी और माता सावित्रीबाई, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के पहले कोई ऐसा धार्मिक परिवर्तन नहीं हुआ। ना महाभारत की पटकथा से कोई प्रेरणा मिला, न किसी धर्म की पटकथा से प्रेरणा मिला। उस धर्म में जहां बताया गया कि कहीं कोई बात ही नहीं होता है कि राजकुमारी को भी शिक्षा के बारे में कोई चर्चा है। अगर कोई चर्चा किए तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने अपनी पत्नी को हर अत्याचार को सहते हुए एक शिक्षिका के रूप में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाई। और शिक्षिका बनने के बाद उन्होंने जो जिस तरीके से यातनाएं सही, वो कोई धर्म ग्रंथ और कोई गुरु द्रोणाचार्य तो छोटे मोटी कथा है, इनकी कथा तो एक अजब टाइप का। और फिर एक स्कूल खोलना प्रथम बालिका के लिए, तो शिक्षक और गुरुकुल की परंपरा अगर गुरु द्रोणाचार्य की पर्सपेक्टिव में देखें तो जहां एक खास जाति विशेष के प्रति, स्वार्थ के प्रति, राजकुल के प्रति, अमीरों के प्रति, जो एक कुल में पैदा हुए उनके प्रति जो एक प्रेरणा देता है, जो समाज में बांटने का काम किया, वही ज्योतिबा राव फुले, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की जो शिक्षा थी वो समाज को बांटने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया। उन बेसहारा महिलाओं को, जिस ग्रंथ में महिलाओं के सम्मान की बात नहीं किया गया, वो ग्रंथ से हट के एक बड़े सम्मान की बात की गई। आज मैं खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का प्रोडक्ट हूँ, बनारस जी हिंदू यूनिवर्सिटी को प्रोडक्ट हूँ। जी जी मुझे दूसरे जगह के एग्जाम्पल देने के बजाय मैं खुद अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एक पूरे तरीके का आवरण है। मैं जी ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक मैंने पढ़ाई वहां से की है और उसके बाद ही मैं मगध यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। जी वहां एक यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सल थॉट को क्रिएट करता है। ये यूनिवर्सल थॉट जो एक सामाजिक, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण होने के साथ साथ सामाजिक समरसता, सामाजिक
समानता के अधिकारों की बात करती है। पर होता क्या है, हम शिक्षक है, हम समाज, वहां जाने के बाद स्ट्रगल करना पड़ा, एंट्रेंस करके गए, तो हम्म। हमारे लिए ये नहीं बताना, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होता था तो अरे छोड़ो ना, तुम लोगों को कम मार्क्स भी आएगा तो जी। तुम लोग बराबर में आ जाओ। हम्म। इस तरह का फेस हुआ। जब टूर जाने की बात हुई, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल थ्योरी में भी अगर कर रहे हैं तो दूसरी जगह टेस्ट होने के बाद मैं एंट्रेंस में टॉप कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन जब एकेडमिक इंटरनल असेसमेंट आ रहा है तो बिल्कुल सर। ओवरऑल मुझे और के तुलना में कम नंबर दिया जी। जा रहा है। कई बार मैंने सवाल भी किया तो सवाल यही होता था कि अरे आपको कम भी दिया जाएगा तो भी तो आप बराबर कर लेंगे। एक जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसके नंबर वन पर है, पीएचडी में अगर आप एंट्रेंस निकालने, आपको गाइड कोई पीएचडी कराने नहीं जा रहा है, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो कल प्रोफेसर बनेंगे, हम्म। प्रोफेसर बनेंगे तो 500 मेरे आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में उनको बताएंगे, और आप प्रोफेसर बनेंगे तो आप कई किताब लिखेंगे जो हम छुपाए हुए बुराई को आप हमको हाईलाइट करेंगे। हम्म। तो इसीलिए हमारे हायर एजुकेशन में कोई बहुत बढ़िया से शिक्षा भी नहीं ले पाते हैं। हम्म। उनको इतना प्रॉब्लम होता है, उनको इतना क्रिएट किया जाता है हम्म। ताकि तुम सही चीज को जानो नहीं। और जो लोग हमारे लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के तथ्यों को रखते हैं, बुक निकाले, रिसर्च करे, वो बताएंगे कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाबा साहब को ये करने में बहुत बड़ा हाथ इनका रहा, उनका रहा। इस हम्म। तरीके से उन मैनिपुलेट करके ये बताते हैं। जी। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो 5,000 वर्ष पहले की व्यवस्था थी, आज भी उसकी व्यवस्था बिल्कुल ही, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है बाबा साहब के संविधान के देने के नाम, लेकिन हायर एजुकेशन की बात करें, स्कूल लेवल मिडिल स्कूल तक चल सकता है। लेकिन हम्म। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज की प्रोडक्ट हूँ, मैं कई यूनिवर्सिटीज का विजिट किया हूँ। उसके आधार पर स्पष्ट कर सकता हूँ कि आंतरिक व्यवस्था में बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। जी। चाहे वो पायल जी की बात हो, जी। चक्रसेन गौतम, इससे पहले भी इंजीनियरिंग के छात्र मारे गए, जी। प्रियंका भोटमांगे थी भंडारा जिला में, वो भी एक छात्रा थी, वो भी जी मारी गई। करेक्ट। जी। उसके बाद आप भी रोहित वेमुला के केस में, उस समय हम्म। मैं पीएचडी का छात्र भी था यहाँ हम्म। ज्वाइन करने के पहले, देश भर के मूवमेंट में कभी जेडीयू यहाँ जाना। तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि पहले लोग सहन कर लेते थे, अब आइडियोलॉजी के बारे में समझौता हम लोग नहीं कर रहे। तो एक क्लासेस आ रहा है, हम उनके आइडियोलॉजी को आंख मूंद के फॉलो नहीं कर सकते, हम प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन परंपरा। आरटीआई के जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से आंकड़े कलेक्ट किया गया तो हम्म। बड़ा अफसोसजनक है कि आज भी मात्र 2 से 4 चार प्रोफेसर, सिर्फ प्रोफेसर प्रमोटेड होके गए हैं। राइट। देश भर में 3 से 4% शेड्यूल कास्ट के हैं। हम्म। पूरे बैकलॉग सीट खत्म है। रोस्टर प्रणाली को मैनिपुलेट किया गया, जी। 13 पॉइंट रोस्टर, कभी 200 रोस्टर प्रणाली को मैनिपुलेट करके खत्म करने की बात हो गई। अब जानता था कि यूनिवर्सिटीज पर इनको 15% मिले, हम्म। इसलिए डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर प्रणाली बनाने की बात करने लगे। जी। वजह क्या थी? वजह यही थी कि शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं आए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में 7 होगा तब एक शेड्यूल कास्ट के लोग आएंगे। और हम्म। किसी भी सेंटर बने, यूनिवर्सिटीज बने, 5-6 से टीचर ज्यादा इन लोग सैंक्शन दिए हुए, जी। 5-6 से थे, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं आए। हम्म। यूनिवर्सिटीज में जोड़ के आ जाते थे। तो जी। कितना बड़े लेवल पर एक प्लान इनको चला, स्कॉलरशिप ना दो, शेड्यूल कास्ट के लड़के अगर एससी के लड़के हैं तो उनको आरजीएनएसएस बंद कर दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग इस तरीके से चला कि कोई लोग ऐसा ना चाहे कि शिक्षक, ये क्या है, ये एक बिल्कुल द्रोणाचार्य की रणनीति को ही फॉलो करते हुए उनके जो जो उनको मानस पुत्र हो गए, जो हम्म। उनको प्रेरणा मान के शिक्षा ग्रहण किए, जी। वही उस परंपरा को ले रहे कि फिर कोई एकलव्य जैसा विद्यार्थी जी। आज के युग में ना हो। जी सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बहुत ही सटीक और बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा जानकारी आपने दी है। एक सवाल सर हम बाद में पूछेंगे सर, अभी संजय जी से हम ले लेते हैं। सवाल ये होगा मेरा, लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही हम एजुकेशन हासिल करते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए ना, शिक्षा सबसे सभी समस्याओं का जड़ है। जैसे ही शिक्षा ग्रहण करेंगे आपकी जाति जो है वो जातिवाद से आप उबर आएंगे। लेकिन सर व्यवहारिक तौर पे जो आपने बात बताई, हम जितना हायर पोस्ट में जाएं या जितना हायर एजुकेशन में जाएं, मतलब ज्यादा कास्ट का जो मामला है वो ज्यादा मतलब पेन पेपर का मामला है। बाद में सर इसमें हम आपसे राय लेंगे, पहले हम संजय जी के पास चलते हैं। संजय सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, आप हमें बताइए, ये जो घटनाएं घटी खड़गपुर में भी आप देख रहे हैं जो मामला हुआ, ऑनलाइन जो क्लास ले रही थी एक शिक्षिका, उसने कहा, बास्टर्ड कहा,
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को, ओबीसी के भी बच्चे हो सकते हैं। हाँ मतलब बहुत ही कहा नहीं जा सकता। उस समूह में सोचिए, विद्यार्थियों को एक समूह में बेइज्जत करने की आज भी उनकी हिम्मत, जबकि ऑनलाइन उनको हो सकता है कि रिकॉर्ड हो रहा हो, लेकिन इतनी हिम्मत देखिए उनकी। आपको क्या लगता है संजय सर? जी, माइक को अनम्यूट कर लेंगे जी। जी, माइक को अनम्यूट कर लेंगे संजय सर। हाँ, ओके ओके। जी, जी बोलिए। आपसे निवेदन होगा प्रश्न को पुनः दोहराएं। जी, मेरा ये कहना है कि जो विषय है आज, आपको क्या लगता है जो देश भर में जो घटनाएं चल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी संजय जी। जी, हम्म, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बोलिए सर। हाँ, साउंड में कुछ मुझे लगता है नहीं, आपकी टेक्निकल। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बोलिए सर जी। जी, तो मुझे संतुष्टि उधर से सुनने में कट कट की आवाज आ रही थी। हम्म, जी, सबसे पहले तो एम्बिएंट की पूरी टीम को, जी जो इतने मेहनत से दिन भर के अथक परिश्रम और प्रयास करके इस कार्यक्रम को लगाते हैं, संपादित करते हैं, जी आपको, आपकी पूरी टीम को, और हमारे साथ जो मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं उनको, और इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं जितने भी हमारे सम्मानित मूल्यवासी दर्शक हैं, और बाद जी में जो रिकॉर्ड कार्यक्रम को भी देखेंगे उनको भी तहे दिल से मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल्यवासी। जी। जय भीम जय मुरली। जी, इन घटनाओं को अगर हम किसी भी घटना को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके अतीत में हमें जाना होता है। हम्म, सपोज दैट कोई घटना घटी, तो हम उसके इंस्पेक्शन, उसके जांच, उसके विश्लेषण के लिए पहुंचेंगे, तो घटना पहले घट चुकी होती है। तो वहां से लेके हमको वर्तमान और भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे वहां तक देखना पड़ता है। हम्म, तो ये जो घटनाएं घट रही है आज मेरे पास, मैं वहीं से शुरू करूंगा। प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी बातों को क्लियर कर दिया है, मैं हम्म, उसी को थोड़ा सा और विस्तारित करना चाहूंगा। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, जी शायद सीधी दिखाई दे रही हो। दे रही है। जी, ये है, और एक ये है, ये भी हम्म, दिखाई दे रही है। दे रही है जी। तो जी, तो और ऐसे करके दिखाते हैं। हम्म, जी। तो हम्म, यही हमारे देश का, बाबा साहब ने कहा कि प्राचीन भारत का एंशियंट हिस्ट्री जो है इंडिया का, वो कुछ नहीं, बुद्ध और मनुवाद का हम्म, ये संघर्ष रहा है। और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि वर्तमान भारत जो है वह संघर्ष चल रहा है ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद। जी घटनाएं घटने का कारण ये है कि ये जो लिखी गई, जिस हम्म, वक्त लिखी गई, क्योंकि थोड़ा सा इतिहास में हमें जाना होगा हम्म, कि जो अल्पसंख्यक थे, येन केन प्रकार उन्होंने हमारे शासन व्यवस्था को जैसे भी हो, हमारे मूल्यवासी शासक, गौरवशाली अतीत जिनका रहा, 10 शासक जो हुए मौर्य वंश के, अंतिम मौर्य वंश के जो शासक हुए बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद, पुनः हम्म, जो बुद्ध काल में हास्य पर ब्राह्मण चले गए थे, हम्म, वो यहाँ आसीन होते हैं। और उसके बाद उन्हें यह एहसास होता है कि आखिर हमने जो इस देश में वेद के माध्यम से, हम्म, वैदिक रीति रिवाज के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, यजमानी के माध्यम से हम्म, अपने जो कुप्रथाओं को, अंधविश्वासों को, पाखंडों को धर्म के माध्यम से यहाँ पर थोपा था, वो एक बुद्ध जैसा व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति उसको पूरी तरह से समाप्त कर देता है, हमें हाशिए पर धकेल लेता है। हम्म, तो पुनः ऐसा नहीं हो, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के, जो बार बार प्रोफेसर साहब ने कहा कि धर्म के आधार पर, जैसे रामायण और महाभारत जैसे काल्पनिक ग्रंथ लिखकर, हम्म, उन्होंने उसको, हमें यहाँ देखना पड़ेगा, हमें ऑप्शन नहीं दिया था। हम्म, बोरकर साहब इस बात को कहते हैं कि हमें ऑप्शन नहीं दिया गया कि ये जो 4 वर्ण है उसमें से आप सिलेक्शन करो किस में रहना चाहोगे। हम्म, अगर रहना चाहने की हमारी इच्छा होती है, अपनी मर्जी से रहने की, तो हर कोई सर्वोपरि रहना चाहता। यहाँ पे हमारे साथ हमारे जो पूर्वज थे, उनके, उनको प्रताड़ित करके, दंडित करके, मार के, काट के,
मैंने जो भी उनके पास साधन थे उसका पूरा दुरुपयोग करके मजबूर किया कि तुम्हें शूद्र ही रहना है। इसके साथ साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि हम जो बाहर से आए हैं, हमारी संख्या मुट्ठी भर है, हम चंद लोग हैं। यदि यहाँ के मूल निवासियों को हम टुकड़ों में नहीं विभाजित करते हैं, उनमें फूट नहीं डालते हैं, उनमें विभाजन रेखा नहीं डालते हैं, उनको अलग थलग नहीं करते हैं, तो वो कभी भी उनके मानस में, उनके जनमानस में ये बातें दिमाग में आएंगी कि ये बाहरी चंद लोग हम पर शासन कर रहे हैं, तो वो संगठित होकर हमारे खिलाफ अगर विद्रोह करते हैं तो भागना तो दुष्कर होगा, मार काट के हमें यही दमी दोज कर सकते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने मनुस्मृति लिखा, और मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने 3 वर्ण जो लाए थे साथ में, साथ अगला जो वर्ण बनाया चौथा, और यहाँ के मूल निवासियों को उस वर्ण में रखा, और न केवल रखा बल्कि उसे सीढ़ी नुमा बनाया। अभी जो देखते हैं हम ओबीसी के लोगों में, मैं क्षमा चाहूंगा जो भी ओबीसी के लोग हों जो विचारधारा से प्रभावित नहीं है, उन्हें यह बात बुरा लग सकता है कि अभी भी हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग भी जिनके अंदर ये विचारधारा नहीं गई है, वो लोग अपने आप को एसटी से श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि भारत में असली शूद्र इस देश के ओबीसी हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। तो ये जो उन लोगों ने परस्पर क्रमिक ऊंच नीच विषमता मूलक अलगाववादी व्यवस्था जो कायम की, उस व्यवस्था को इसलिए बनाया कि कभी ये संगठित नहीं हो पाए और वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हुए। अब जो असली मुद्दा है, आज का जो विषय है कि ये जो द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक आज भी क्या समाज में विद्यमान है, तो ये इसकी समाप्ति के बाद, चूंकि ये उनका विधान था, विधान व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ण विशेष, धर्म विशेष के लिए था, और बाबा साहब ने जो लिखा वो संविधान है, यानी कि सभी नागरिकों के लिए बराबरी का अधिकार रहता है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुभाव, इसकी बात करता है। और ये जो है वो नहीं चाहता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमारी बराबरी करें, वो इसलिए भी कि वो अल्पसंख्यक हैं, वो जानते हैं कि इन्हें किसी भी हाल में संगठित नहीं होने देना है, यदि संगठित हो गए तो हमारी अस्मिता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, और इसलिए वो जानते हैं, आज भी हम देखेंगे कि हमारे मूल निवासी समाज के जो लोग हैं वही मेहनत कर लोग हैं। असली मुद्दा अब ये है कि आज हम देखते हैं, हम खेल के क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। अभी तात्कालिक आप देखेंगे 2-4 साल पहले प्रदीप धानवड़े या इस तरह से ऐसा ही नाम का कोई लड़का जो वनडे में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का जो स्कोर खड़ा किया, उसकी तुलना में सचिन तेंदुलकर का जो बेटा अर्जुन तेंदुलकर है, उसका क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान कुछ भी नहीं है, बावजूद उसके सिर्फ और सिर्फ जाति व वर्ण के आधार पर उसको सेलेक्ट किया जाता है अंडर 16 में। आप ऐसे ही खेल की घटना में देख लीजिए, साइना नेहवाल को देख लीजिए, पीवी संधू को देखिए, ये लोग वर्ण विशेष के होने के कारण इनको जो प्रायोरिटी दी जाती, जो प्राथमिकता, जो सुविधाएं दी गई, क्या वो ये जो सीमा दास थे उसे मिला? पीटी उषा जिस गौरव के हकदार थे, क्या उसे मिला? नहीं मिला। इसी तरह से हम अभी जो रोहित वेमुला की बात आई, आप पायल तड़वी की बात आई, आप खड़गपुर की जो बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में जो बास्टर्ड कहा गया, तो 2 बातें मोटी मोटी हमें समझनी पड़ेगी कि हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पढ़ाई करने के बाद जब असली स्ट्रगल शुरू होता है, तो वहां पर इनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, हमारे लोगों को साथ देने वाले कोई नहीं होते हैं। अगर वहां पर प्रोफेसर भी हैं तो वो अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए रहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये बीएचयू के कोई अहिरवार साहब हैं, कोई दिलीप मंडल सर प्रोफेसर हैं, और मैं अगर त्रुटि हो रही होगी तो प्रोफेसर साहब आप उसको सुधार लेंगे। और आपके ये जो अभी रिसर्च स्कॉलर हैं लक्ष्मण प्रसाद यादव, वो लोग, वो इनका शुक्रगुजार हूं कि ये कम होने के बावजूद ही बड़ी ही ठोस तरीके से, बड़ी ही गंभीरता के साथ इस मुद्दे को हाईलाइटेड कर रहे हैं। तो ये इसलिए है कि द्रोणाचार्य की बात पर हम आकर के बात को हम 2 मिनट में समाप्त करेंगे कि द्रोणाचार्य की घटना प्रोफेसर साहब ने बताई
कि एक ऐसा शिष्य जो मूल्यवासी समाज का था, जो भील जाति का था, जब जाता है तो उसे शिक्षा देने से इनकार किया जाता है, और उसी व्यक्ति को प्रेरणा मान करके जब वह एक पूरी तरह से स्किल डेवलप कर लेता है अपने अंदर, एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता है, और जब उस गुरु के संज्ञान में बात जाती है तो वह पूछता है कि तुम कहाँ से सीखे, किसको गुरु मानते हो, तुम कौन हो। और जैसे ही वो ज्ञात होता है कि ये मूल्यवासी समाज का है, भील समाज का है, और इसका जो टैलेंट है, इसकी जो प्रतिभा है, हमारे जो बेस्ट जो अ, धनुर्धर अर्जुन है उससे भी बेजोड़ है, उससे भी आगे जा सकता है, सीनियर है, सुपीरियर है, तब वैसी परिस्थिति में कुटिल चाल चल कर देखिए। यहाँ पर दो बातें समझने वाली। एक तो पहली बात कि वह निकृष्ट व्यक्ति, उसे हम जितना भी ये कहें वो कम ही होगा। पहली तो उसने शिक्षा देने से इनकार किया, और यदि अपने आत्मबल के आधार पर, स्वाध्याय के आधार पर यदि एक विद्यार्थी तैयार हुआ, तो उसको देखिए कुटिल चाल और उसका घृणास्पद कदम देखिए कि वह ऐसा कुटिल चाल चलता है कि यदि तुमने मुझे गुरु मान लिया है तो गुरु दक्षिणा दो, और गुरु दक्षिणा में ऐसा लिए दक्षिणा लिया कि इसका करियर ही समाप्त हो जाए। एक डॉक्टर अगर सर्जन है, सर्जन का ये अंगूठा और ये काट दिया जाए तो वो सर्जरी करेगा कैसे? एक प्रोफेसर है, एक टीचर है जो बोलते हैं, अगर उनकी जिह्वा काट दिया जाए तो वो फिर पढ़ाएंगे कैसे? तो इस ये चाल चली कि इसका जो मेन है, जिसके आधार पर ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित हो रहा है, उसका मैं वही आधार काट देता हूं और अंगूठा कटवा लिया। ये बहुत ही घृणास्पद है। और ये जो इनकी संतानें हैं, मैं जोर देकर कहता हूं कि उनकी जो संतानें हैं आज भारत में विद्यमान, अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में योगी राज में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो हुई है, 20 का 20 कहीं किसी यूनिवर्सिटी का है, कि दो लोग गए आपके ये ईवीएस से गए, ईडब्ल्यूएस से गए, ईडब्ल्यूएस से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से गए, और बाकी लोग वैसे ही जनरल से गए, यानी कि सारे लोग वही बढ़ते चले जा रहे। दूसरी तरफ लेटरल एंट्री से वो आईएएस बनाए जा रहे हैं। तो चाहे आप देखेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, उसके बाद आप देखेंगे डिप्लोमा हो, डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो, सभी जगह पर डॉक्टर साहब ने जो बताई वो पूरी तरह से सही बात है। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा, आप निदान की बातें अगर लेंगे तो मैं बाद में कहूंगा, बाद और में नहीं तो मैं अभी। नहीं, जी। बाद में सेकंड सेकंड तो पेज में। ये जो मानसिकता काम कर रही है उनके दिमाग में, जो मनुस्मृति बैठा हुआ है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और वो अपनी बराबरी किसी को आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था गैर बराबरी पर आधारित है, बाबा साहब ने बराबरी पर लाया, वो नहीं चाहते हैं, इसलिए। और उनके बचाव में शासन प्रशासन सारी व्यवस्था जो है, भारत का जो लोकतंत्र में चार स्तंभ है, चारों स्तंभ उसके लिए काम कर, हमारे लोग यहाँ पर चढ़ जाते हैं, इनके बचाव में नहीं के बराबर लोग हैं, इसलिए वो अपने मकसद में आज भी कामयाब हो रहे हैं, और हम लोग इस व्यवस्था से प्रताड़ित हो रहे हैं। जी सर, जी धन्यवाद। जी। धन्यवाद संजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी इतिहास से लेकर वर्तमान तक। पिंटू सर, आपसे मेरा बहुत कीमती सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जो अपना अनुभव बताया, तो आज के तारीख में इतनी सारी जो परेशानी आपने झेले कॉलेज में, आज भी लोग झेल रहे हैं जो विद्यार्थी हैं, तो उनको उस वक्त क्या करना चाहिए? जैसे रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया, क्या वो सही था? पायल तड़वी ने सुसाइड कर लिया, क्या वो सही था? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। मतलब लोग लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मतलब घर में इतने माँ बाप का प्यार लाड़ प्यार मिलता है, और अचानक से वहां जाके ग्रुप में जब उनको इस तरह का प्रताड़ना, सोचिए एक सामूहिक क्लास में अगर किसी को अपमानित किया जाए कास्ट के कारण, तो क्या बीतता होगा? तो उस मानसिक स्थिति को उस विद्यार्थी को कैसे हैंडल करना चाहिए? जी सर। जी, मैं आपकी बात बहुत ही मतलब गंभीर, जी और अपनी कुछ चीजों को मैं याद कर रहा हूँ तो जी। मुझे खुद भी एक तरह सा आंसू आ रहे हैं। हम्म, देखिए, हमारे लोग कोई भी हो, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक हो, हम्म, वो जिंदगी की बहुत स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे। मुझे खुद याद है कि मैं एंट्रेंस टॉप करने के बाद पीएचडी में मुझे सबसे लोएस्ट एंट्रेंस दे करके जी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस में सबसे लोएस्ट इंटरव्यू में एंट्रेंस टॉप किया हूँ, हम्म, एंड इंटरव्यू उनका है इसलिए सबसे लोएस्ट दे करके मुझे सिलेक्शन नहीं मिला।
जैसे एमपी अहिरवार साहब की बात करें, महेश प्रसाद अहिरवार साहब, वहाँ उसी तरीके से कई टीचरों का है जो हम लोग का एक कम्युनिटी बना हुआ था, नहीं दिया गया। तो आज जैसे आप रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं या पायल की बात कर रहे हैं या बहुत से ऐसे विद्यार्थी, हम लोग खुद, तो मेरे भी मन में आया कि यार मैं क्या करूं, मेरा तो कैरियर चौपट हो गया, क्या सुसाइड कर जाना चाहिए? वही हमारा सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा है। अगर इतनी लंबी संघर्ष करने के बाद, वहां तक पहुंचने के बाद, अगर हम अपने आप को कमजोर समझ ले, दुख समझ ले, तो फिर कभी जीत नहीं पाए। बस सिर्फ अपनी एक पृष्ठभूमि को याद करना है कि हमारे पास पाने के लिए पूरी संसार है, खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हम जीरो लेवल से ऊपर बढ़े। और मैंने आरटीआई से लेके पूरा राष्ट्रपति से लेके जहां तक है आवेदन लिखा, और जांच बैठा, जांच बैठने के बाद मेरे लिए स्पेशल सीट वाइस चांसलर ने निकाला, और तुरंत मुझे 15 दिन के अंदर पीएचडी में एडमिशन। जी, बहुत बहुत। फिर मुझे गाइड नहीं मिल रहे थे, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे जो मिले वो भी प्रोफेसर राणा पीवी सिंह ही थे, लेकिन ये सारी चीजों को देखे गहराई से, अब मेरा पीएचडी वो अपने अंदर मिली। तो ये हायर एजुकेशन में देखिए, बात ये नहीं है, हमारे लोग तो इतना, मैं खुद हॉस्टल में 8 साल 10 साल बिताया हूँ, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पैसा मेंटेनेंस अपना डाइट रखूं, मेस रखूं, 2 दिन 1 दिन भूखे भी रहना पड़ता था पढ़ाई के नाम पर। तो हमारे लोग लगभग जो भी हैं वो इसी तरीके के स्टेज से गुजरते हैं। कोई बढ़िया यूनिवर्सिटीज में अगर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनके पैसे की अभाव है, तो खाना में डाइट, पढ़ाई में डाइट, ये कैसे तरीके करते हैं। तो स्ट्रगल तो ये करते हैं, लेकिन जो एक आवरण वहां पर डीप, मतलब मेंटल फ्रस्ट्रेशन, हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो आपको कोई टच नहीं करेगा, तरह तरह के प्रोग्राम करेंगे, खास आइडियोलॉजी वाले कहेंगे इनको टच नहीं करने देना है, इनके रूम में जाना मत, इनको किताब मत छूने दो, लाइब्रेरी में दुष्प्रचार, तरह तरह के वहां पर प्रोग्राम्स होते रहेंगे। हॉस्टल्स के अंदर में एक मानसिक कुंठा वहां पर जगता है। वो मानसिक कुंठा आदमी को स्ट्रगल करने की प्रेरणा भी देता है, और वहां से लगता है कि यार, मेरा लगता है कि अब मैं जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। तो कभी इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। मैं बहुत से ऐसे चीजें फेस किया हूँ हॉस्टल लाइफ में, जब मेरे पिताजी, मेरे पास कुछ नहीं था, हर दिन ये समझते थे अगर खाना खाने जाओ तो टेबल पर लिखे रहते थे, ये फलना का सीट है, इस पर बैठ नहीं सकते हैं, सिंह इज किंग बाथरूम के दरवाजे पर लिखे रहते थे, मिश्रा टॉयलेट है, इसमें इंटर भी कर गया तो पीट देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्ट्रगल है हायर एजुकेशन का, मैं खुद फेस किया हूँ। मैं किसी और, मैं क्या, बाबू जगजीवन राम भी यही बात कहते हैं, बाबा साहब भी कहते हैं। तो क्या आज वो कमजोर हो गए थे? कमजोर हो जाते तो आज देश के इतिहास ऐसा नहीं बदलता। हाँ, ये बात है कि उनको इस बात से समझो, जब भी ऐसा लगे कि हम इंस्टीट्यूशन में गए, मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, टीचर्स मुझे खुद मार्क्स नहीं दिए, मैं काफी लड़बड़ाया, अरे बैठो, तुमको मार्क्स क्या देंगे हम। वहाँ एक मैडम है, इंग्लिश की है, नाम देखिए मैं भूल रहा हूँ, बीएचयू का बहुत चर्चा में रहा है जी। और वो मैडम इंग्लिश की बीएचयू की जो है, इंदु वो चौधरी की बहुत तक बात कर लड़ी। रहे हैं क्या? हाँ, प्रोफेसर इंदु चौधरी, प्रोफेसर इंदु चौधरी है। उसी तरीके से मास कम्युनिकेशन में थे, लड़कों ने उनको बाइकआउट किया। सोशियोलॉजी में एक एसटी के प्रोफेसर थे, मनोज कुमार वर्मा, हमारे मित्र थे, उनको दौड़ा दौड़ा के लड़कों ने मारा पीटा। कई ऐसी चीजें हैं जो आवरण है। तो क्या हमारा यही रिजल्ट है कि इस तरीके का जो स्ट्रगल हमारे पूर्वजों ने देखा, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने किताबों में पढ़ा, जो हम शोध कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा आत्मबल कैसे कमजोर? इस आत्मबल को तो हमें प्रेरणा देना है कि अगर वो मेरे साथ करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम उससे ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम जहां से आए वहां कुछ था ही नहीं। पाने के लिए, जीतने के लिए पूरी दुनिया हमारे सामने, और हमें जीतना है। बाबा साहब ने हमें पावर दी, हमें लोगों ने उम्मीदें दी है, हमें उस माता पिता ने भेजा है जिनका सपना है दो पेट रोटी मजबूत, और इस लेवल पर आकर करके कि हम कि कभी भी अपने आप को हिम्मत नहीं होना। अगर एक इंजीनियरिंग का टॉप किया तो आप डॉक्टर बनेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं पीएचडी में एडमिशन लिया हूँ बीएचयू में, तो मुझे पीएचडी मिलेगा, डिग्री कोई रोक नहीं सकता। बस हौसला को बुलंद करना और सीख लेना। मैं खुद देख, आप, मैं एक टीचर्स के रूप में आज
सिर्फ 3 साल के जॉब में मेरे पास 5 बार ट्रांसफर कमेटी बैठा है कि यहाँ से ट्रांसफर करो। तो क्या होता है, क्या मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ? मैं खुद लड़ रहा हूँ, एसएससी सेल का भी हूँ, ये भी देख रहा हूँ। तो कभी नहीं, हिम्मत करना है, हारना नहीं चाहिए कभी। जी। क्योंकि हमारा कोई नहीं, हम ही हैं, वही इतिहास में। जी। दूसरा क्या क्वेश्चन था? जी, मेरा जो पहला जो सवाल था सर, कि लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे ऐसा लोग बोलते हैं कि सभी समस्याओं का जो समाधान है वो एजुकेशन है। लेकिन आप जो अनुभव बता रहे हैं कि हम एजुकेशन लेकर भी कास्ट से बाहर नहीं निकल पाए, एक बहुत बड़ा सवाल है सर ये। बहुत सारे ऑफिसर हैं जो उनको लगता है एसडीओ या बीडीओ बन गए हैं, तो ये जाति जो है हमारी छूट गई, हम एजुकेशन ले ली। बहुत सारे लोग मतलब चर्चा में भी ये बातें बोलते रहते हैं कि एजुकेशन लीजिए बस। अपने बच्चों को एजुकेशन, उनको अब समाज नहीं, इतिहास नहीं बताया जाता है कि हम कौन लोग हैं। हमें तो जबरदस्ती, जैसे अभी संजय जी बता रहे थे कि अगर हमको इतिहास मालूम हो तो फिर हमको गौरव होना चाहिए कि हम मूल निवासी, हम इस वर्ग के शासक थे। तो जितना हायर जर हम जाते हैं उतनी ज्यादा कास्ट की जो फीलिंग है वो दिखाई देता है। जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था जी। देखिए, एक चीज आपको और मैं शेयर कर देता हूँ इसी से हम्म। रिलेटेड, हम्म। कि पहले क्या थी ना, कि हमारे लोग बहुत कम थे, हम्म। पढ़ते नहीं थे, मैट्रिक पढ़ते थे। बहुत होता था तो ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद अपनी नौकरी ढूंढ ले। हम्म। बहुत रेयर केस में कोई आईएएस बना, पीसीएस बना, या फिर प्रोफेसर, तो बहुत रेयर होते थे। जी। तो इन लोगों का वर्चस्व शुरू से रहा हायर एजुकेशन पर। उनके बच्चे आए, उनको स्ट्रगल करने का मौका नहीं मिला, सीट वैकेंट रहते थे, सारा कुछ उनके बने बनाए आवरण से होता था, भाई भतीजावाद चलता था। हम्म। बेटा है चाचा, पिता है तो पुत्र आ गया, चाचा है तो भतीजा आ गया, मामा आ गया, यही सब चल रहा था। हम्म। सिस्टम चेंज हुई, हमारे लोग जागरूक हुए, थोड़ा समझदारी बनी, राइट्स की मांग होने लगा, जी। अधिकारों की बात होने लगी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया, सूचना का अधिकार आने से बहुत बड़ा क्रांति मिला। संविधान के प्रति जानने का हुआ। कई हमारे बीच से सोशल नेटवर्किंग हमें पावर दिया। पहले मीडिया में बने बनाए चीज होते थे, उनका वर्चस्व रहता था, वही चीज जानते थे। सोशल नेटवर्किंग ने हमें पावर दे दिया। कोई चीज हमारा मीडिया में ना आए, हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाता। हम्म। इससे लोगों में जागरूकता आई। हम्म। जागरूकता आया तो अधिकारों के लिए लड़ने लगा। अब लोग समझने लगे कि हमें प्रोफेसर भी बनना है, हमें नेट क्या होता है वो जानना है। ये सब जब समझदारी बढ़ी तो एक क्लासेस है जिनका इनका जो सुप्रीमेसी था जिस सिस्टम पर, उस सिस्टम पर दबाव बनने लगा, टूटने लगा, क्रैक आने लगा। हम्म। इससे ये बौखला गए। तो अब चीजें लगने लगा कि अब रिजर्वेशन की बात होने लगी, अधिकारों की बात होने लगी। कुछ संस्थाओं ने बढ़ के, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बढ़ के कदम उठाया। जी। और वही आप, बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय जो हैं जो बौद्धिक मंच का केंद्र है, वहां एक क्लासेस आइडियोलॉजी हुई है। पहले खास आइडियोलॉजी के बने बनाए स्ट्रक्चर था, कोई उसका प्रतिरोध नहीं था। अब उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में एक प्रतिरोध मिलने लगा। इससे बौखलाहट में उनका लगा कि अब सिस्टम बदलने लगा, चीजें खराब होने लगी, उनको लगा कि खराब होने लगी। और ये जो अधिकार था, उसी बीच में एक दो चार प्रोफेसर भी हमारे गए। जैसे एक एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर थे, वो बहुत दिन तक रहे। हम्म। फिर उसके बाद एमपी अहिरवार जी हो गए, राहुल राज साहब हो गए, हम्म। इंदु चौधरी हो गई। उसके बाद पहला बार हुआ कि संस्कृत में भी शेड्यूल कास्ट की प्रोफेसर आए। मैं खुद मगध यूनिवर्सिटी में पहला ऐसा हूँ कि कोई डिपार्टमेंट, मात्र मैं पहला, एक मुझसे पहले कोई और थे, और पूरे यूनिवर्सिटी। तो जिनको कट रहा है दूसरे लोगों को, मैं रोक दे रहा हूँ, रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, तो वो तूफान मचा दे रहे हैं। तो ये जो है, अब वो मेरे को क्षति पहुंचाएंगे कि ट्रांसफर करो। 5 बार ट्रांसफर किसका होता है 2 साल में? कोई हम्म। चीजें होता है जो कुछ कर रहा है क्रांति, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर। बाबा साहब पर कार्यक्रम किए तो ये बहुत गलत हो गया। ये तो सामाजिक समता को, तो जब हमारे लोग बात कर रहे हैं, तब फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे कि ये तो कास्टिज्म फैला रहे हैं। हम्म। अरे मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूं, मैं अपने जाति के लोगों को भलाई कर रहा हूँ, तो मैं कास्टिज्म फैला रहा हूँ? बदनाम मेरे करेंगे जो बरसों से किए उनका नहीं। एक शिक्षक के रूप में शोभा नहीं देता है कि आप खाली शेड्यूल कास्ट के बच्चों को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनका ही तो एक्सप्लॉइट हुआ है, दूसरे बच्चे तो सही हैं। तो ये मुझे फेस करना पड़ रहा है, एज ए प्रोफेशनल लाइफ में भी फेस करना पड़ रहा है। जी सर। मुझे कोई सुविधा नहीं देना है, मत दो, देना है तो छीन देना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे एक प्रेरणा लेना चाहिए।
हारने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा लाइफ जी है, एंटरटेनमेंट है, हमारे लोग इतना कॉन्फिडेंस होते हैं कि बढ़िया लगता है। तो ये एक बदलाव तो आ रहा है, जो यूनिवर्सिटी में एक शेड्यूल कास्ट का प्रोफेसर इतना बड़ा मगध यूनिवर्सिटी में है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ है, लेकिन सबको ट्रांसफर करके कॉलेज में है, या हम्म, कॉलेज से यहाँ आने नहीं देते। मेरे ही जी डिपार्टमेंट 16 डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है तो सिर्फ श्रीवास्तव का पूरा उसमें है, पूरे विभाग में भरे हुए, जी किसी सही। डिपार्टमेंट में है तो पूरा का पूरा भूमियार जी है, तो पंडित जी भरे। ऐसे ट्रांसफर लाना है यूनिवर्सिटी में, डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं, ट्रांसफर लाना, ट्रांसफर किसको लाना है, तो मेरा आइडियोलॉजी है ट्रांसफर लाएंगे, दूसरा है नहीं लाना है उसको भगा दो, ये चलता है विश्वविद्यालय। जी जब उनके जी। बच्चे नहीं आएंगे तो कभी नहीं उनके कोई भलाई हो। हम्म, तो ये चीजें बदलाव आ रही है, बदलाव आ जी रहा है तो क्लासेस होगा, संघर्ष आएगा, इससे हिम्मत लेना। यही जी लोग, बिल्कुल हमारे लोग सर। थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, घबरा जी जा रहे हैं। तो जी। ये घबराने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत, जी बहुत बहुत आभार सर, क्योंकि जी हम बहुत। जी। द्रोणाचार्य के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। तो हम्म। द्रोणाचार्य एक आवरण बना दिया, उनके मानस पुत्र उस चीज को उसी के राज कर रहे हैं कि पंडित जी हैं तो ये मंदिर के पूरा पुजारी होंगे। अभी तमिलनाडु का हुआ कि गैर ब्राह्मण को पुजारी बना दिया गया, तो सब बौखला गया। हम्म, तो ये उनमें जी बौखलाहट शुरू हो जी गई है। जी। ओ, जी बहुत बहुत कुछ धन्यवाद कम। आपका, बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। संजय सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो सॉल्यूशन आप बता रहे थे, अल्टीमेट आप जो बता रहे हैं कि हमको बांटा गया और बांटने की मानसिकता उन लोगों में है, और वो समझते हैं कि टीचर है, लेकिन आज भी वो ऐसा मानते हैं कि ये वही, हाँ, एक विधायक, एक जो है बीजेपी की जो शायद सांसद की विधायक रही, उन्होंने कहा भी, हाँ, कि जूते बनाने वाले सर पर चढ़ गए, ये संविधान का मामला है। समाधान बताइए। जब मंतव्य के जैसे प्रोफेसर साहब को इतना परेशान किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में हम कब पहुंचेंगे, क्या है अल्टीमेट सॉल्यूशन, और इस तरह की जो मामला है, आप बताइए जी। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न। हम्म, मैं यही सोच रहा था कि शायद हमसे ये पूछेंगे कि नहीं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, और प्रोफेसर साहब ने जितनी बताई उससे आगे मैं बता रहा हूँ। जी प्रोफेसर साहब ने कहा एक दो बातों से, उनकी बातों से मैं असहमति जताता हूँ, और मैं शुरू करता हूँ असहमति जताते हुए कि इन्होंने कहा एंजॉय कीजिए, कुछ वैसी बात नहीं है। बातें जो पहले थी उससे ज्यादा है। हम्म, और एक चीज, मैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूँ, हम्म, और ये बातें भी आ जाएंगे इसी में। अगर बिना ट्रेनिंग के हमें आर्मी में बहाल करके भेज दिया जाए, बॉर्डर पर हमें बीएसएफ का जवान बना के भेज दिया जाए बिना ट्रेनिंग के, हम्म, हथियार चलाने, हथगोला ग्रेनेड चलाने, एक्सरसाइज करने, ये जो सारे उनके मॉक ड्रिल्स है वो सब करने हम नहीं जाने, और हमको भेज दिया जाए, तो मैं वहां पर टिक नहीं पाऊंगा, हमारे लोग वहां पर टिक नहीं पाएंगे। हम्म, चूंकि विचारधारा की बात भी इन्होंने की, तो मैं चूंकि एक मिशनरी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं मिशन से शुरू करता हूँ। हमारे बच्चे बड़े सुख सुविधा आराम से, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सुख सुविधा से अपने बच्चों को पालते हैं, और उन्हें कभी एहसास नहीं होने देते हैं कि समाज में एक्सप्लॉयटेशन नाम का कुछ, कास्टिज्म नाम का, इस तरह की कोई बातें हैं। हम्म, उनके बच्चों को कभी एहसास नहीं होता है। और वही बच्चे जब 10+2 करने के बाद जब इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, डिप्लोमा में जाते हैं, तब जो देश की वास्तविक हकीकत है उससे उनको दो चार होना पड़ता है। और वैसी परिस्थिति में सारे लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि उस परिस्थिति को झेल पाए। जो नहीं झेल पाते हैं उनका हथरोही, पायल तड़वी, रोहित वेमुला और कई तरह के जिनका नाम आया, उनके तरह होता है। हम्म, तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमारे समाज में जो संविधान के माध्यम से शिक्षित हुए, उनमें विचारधारा ही नहीं आ पाया। अपने देश का गौरवशाली अतीत ही उनको पता नहीं। मिशन मिशन हर कोई कहते हैं, लेकिन मिशन क्या चीज है इसके उन्हें जानकारी ही नहीं। आइडियोलॉजी जब तक इस देश में हमारे, जो मैं शुरू से करता हूं एक्सप्लोइटेशन की बात करके अंत तक लाऊंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ग्रेस समय भी दिया जाए। जी बोलिए। तो सॉल्यूशन भी बताऊंगा। हम देखते हैं कि हमारे साथ जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है,
वो हम इतिहास से देखेंगे कि गौतम बुद्धा ने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनको भी कई तरह से प्रताड़ित किया गया। उन्हें सहज रूप से, सुगम रूप से सभी ने स्वीकार नहीं कर लिया। उनका भी प्रतिकार हुआ, उनकी बेइज्जती हुई, उन्हें अपमानित किया गया। आप रैदास की बात ले लें, आप कबीर की बात लें, आप फूले साहब को देखें कि ब्राह्मण दोस्त की शादी में जाने के बाद उन्हें किस तरह से अपमानित। पेरियार साहब को देखें कि उन्हें बनारस में कैसे अपमानित किया गया। बाबा साहब को हम देखते हैं कि कदम कदम पर बाल्य अवस्था से लेकर के जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। हम्म। तो ये जो प्रताड़ना इन लोगों के द्वारा हमारे साथ किया जाता है, और एक मेंटल टॉर्चर जो है वो कि ये तो रिजर्वेशन वाले हैं, ये खैरात वाले हैं, इनमें काबिलियत नहीं है, ये तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि रिजर्वेशन इज बेटर देन डोनेशन। इट्स माय राइट, ये मेरा अधिकार है, ये भीख हमें नहीं दी गई है, क्योंकि बाबा साहब ने पुना पैठ के माध्यम से जो हमें दिलवाया था वो तो इन्होंने लागू होने दिया नहीं, और वो नहीं लागू होने के कारण हमें जो मिला वो बहुत कम मिला। हमें अगर 200 दिया जा रहा था तो उसमें से मात्र 20 मिला। तो इसलिए हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में इस चीज की जानकारी बचपन से ही दी जानी चाहिए कि हमारे मूल निवासी समाज में कौन महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन संघर्ष क्या रहा है, वो किन मुसीबतों से, किन बाधाओं से लड़कर आगे आए। ये बातें उनके अंदर डाली जाएगी, तब वो मिशनरी बचपन से होंगे। और हमें बचपन से ही अपने बच्चों को ये चीज सिखाना चाहिए कि इस देश में संविधान तो लागू हुआ, लेकिन संविधान लागू होने के पहले इस देश में एक विधान था जिसको मनुस्मृति कहते हैं, और जिसके माध्यम से 4 वन बना करके इस देश के अधिसंख्य मूल निवासियों को शूद्र बनाया गया, और उसी के आधार पर आज भी इनकी प्रताड़ना की जाती है। और उनकी व्यवस्था गैर बराबरी की है, ऊंच नीच की है, जात पात की है, वर्ण की है। वो कभी नहीं चाहते हैं चंद मुट्ठी भर लोग कि उन्हें जो सुविधा प्राप्त है, उन्हें जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है इस देश के और अन्य लोग जो हैं उन्हें मिले, मूल निवासियों को भी मिले। इसलिए वो जानते हैं कि एक बार फेल हुए तो बुद्धा ने हमें पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया था, दूसरी बार फेल हुए तो बाबा साहब ने हमें ये इस विधान को ही समाप्त करके संविधान दे दिया, बराबरी का हक दे दिया। तीसरी बार अगर फेल होते हैं तो हमारा अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इसलिए वो दिन रात इसमें अथक प्रयास कर रहे हैं। और प्रोफेसर साहब में असहमति इसलिए जताया था कि आप अकेले लड़ रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में अगर कार्यक्रम का आयोजन किए तो आप अकेले लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने बच्चों में इस बात को, इस आइडियोलॉजी को कि बाबा साहब थे कौन, उनका जीवन संघर्ष, उनके गुरु कौन थे, उनका जीवन संघर्ष अगर हम बताते हैं और ये पहल बच्चों की ओर से की जाती है तो वहां पर आप भी इंदु चौधरी की तरह सफल रहेंगे, क्योंकि वो भी बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उन्होंने भी एक्सप्लॉयटेशन झेला है, आज भी उनके साथ होता है। तो सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि ये व्यवस्था है यहाँ, और इस व्यवस्था से हमें घबराना नहीं है। हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है जो उसके विधान से बेटर है, और इसके बदौलत हमें इतने अधिकार मिले हैं हर एक क्षेत्र में। हमें जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15(4) है, 16(4), इन सारी व्यवस्थाओं जो ये प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है, जो फंडामेंटल राइट्स है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, और ये 36 से लेकर 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व है, इन सारी बातों की जानकारी हमें बच्चों को बचपन से देना पड़ेगा और ये सिखाना पड़ेगा कि अगर आप जाते हैं यहाँ से मैट्रिक करने के बाद तो आपको वैसे इंस्टीट्यूशन में प्रताड़ित किया जाएगा इस बेस पर। वहां पर आपको एक वर्ड बोलना है, हाउ डेयर यू। आपकी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें ये बोलने के लिए कि हम खैरात वाले हैं। तुम में अगर क्षमता है तो हमारे साथ मुकाबला करके देखो, अगर मैं तुमसे 19 पढ़ता हूं तब मुझे कहो, क्योंकि मेहनत हमारे ही बच्चे करते हैं। हमारे बच्चों के नाना दादा चाचा मामा फूफा मौसा कोई बैठे हुए नहीं है वहां पर यूनिवर्सिटी में, या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां नहीं। हमारे बच्चे अपने मेहनत के बदौलत आगे जाते हैं। इसलिए ये बात हमारे बच्चों को बचपन से भरनी चाहिए कि इस तरह की बातें होंगी तो वहां पर घबराना नहीं है। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आरटीआई के तहत चाहे राष्ट्रपति तक इन्होंने पत्राचार किया और अंत में इनके बात पर गौर किया गया, इन्हें एडमिशन दिया गया। तो हमें ये आइडियोलॉजी ही एक ऐसा चीज है जो हमें एकत्रित करके रख सकता है। नहीं तो आपने जो प्रश्न किया था प्रोफेसर साहब ने माकूल जवाब उसका नहीं देकर के विषयांतर हो गए कि ये कास्ट छूट जाता है। एजुकेशन सभी समस्याओं का समाधान है,
और कास्ट छूट जाता है। हमारे लोग अभी भी आप देखेंगे आईएएस बन जाएं, आपके ये आईपीएस बन जाएं, चाहे डिप्टी कलेक्टर बन जाएं, या छोटे मोटे ये राजस्व कर्मचारी, ब्लॉक के क्लर्क, ये ऐसे लोग जो हो जाते हैं जिनके घर में पैसा पैदल चल के जाता है, वो लोग अपने समाज से दूर हो जाते हैं। वो अपनी जाति तक नहीं बताना चाहते हैं और अपने ही लोगों का वो एक्सप्लोटेशन करते हैं, क्योंकि वो उनको नहीं कर सकते हैं। जी संजय जिस जी। व्यवस्था के वो है दोषी हैं, उनका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा भी चाचू करेंगे तो उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि उनकी नौकरी भी जाती रहेगी। तो सॉल्यूशन में हम आते हैं कि बचपन से ही हमारे बच्चों में अपने मूल निवासी समाज के जो महापुरुष रहे हैं, उनका जीवन संघर्ष, उनका सिद्धांत, उन्होंने क्या किया, हमारे लिए क्या दिया, किन मुसीबतों को झेलते हुए आज हमें ये व्यवस्था मिली है और आज हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है जिसमें बराबरी का अधिकार है। हम सब चीज कर सकते हैं जो भारत का एक नागरिक कर सकता है, और हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बाढ़ भी अगर कहीं आ जाती है, वो बाढ़ टिकती नहीं है हमेशा के। आंधी, झंझावत, तूफान, ये सब कुछ देर के लिए ही होता है, जी लेकिन बहुत कुछ संजय जी। बर्बाद करके चला जाता है। जी, इसीलिए मैं बात को समाप्त करता हूं सर। हम्म। इसीलिए हमारे बच्चों में ये बात पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रत्येक अभिभावक को ये डालना चाहिए कि ये समस्या आपके साथ भी आएगी, तो अभी से लड़ना आप सीख लो। मुझे प्रशिक्षित करते रहिए, अभी से परिमार्जित करते रहिए कि आपके पास अचानक, जैसे पायल तड़वी के पास ऐसा समस्या बचपन में नहीं रहा होगा, मैट्रिक तक नहीं रहा होगा, इंटर तक नहीं रहा होगा, रेवत विमला के साथ ऐसा नहीं रहा होगा, इसलिए वो मेंटली कमजोर थे और वो नहीं टिक पाए। लेकिन हमारे बच्चों को इतना मजबूत बना देना है कि ऐसे लोगों को जो इनको एक्सप्लॉइट करने आते हैं, इनको वैचारिक रूप से बोल के या जिस तरह से भी इनके ऊपर ये थोपना चाहते हैं कि तुम रिजर्वेशन से आए हो, तुम कमजोर हो, हम तुमसे सीनियर हैं, उनको ऐसा माकूल जवाब दें, ऐसा ठोस जवाब दें कि उनको उल्टे पैर भागना पड़े। जी मैं संजय मानता जी। हूं कि इसमें चुनौती है, चैलेंज है, लेकिन आइडियोलॉजी, अगर फुले अम्बेडकरी विचारधारा हम अपने बच्चों को बचपन से भरते हैं, और इस तरह के कार्यक्रम जो है हम लोग जहां चलते हैं अपने बच्चों को भी उसमें शामिल करते हैं, सिखाते हैं, बतलाते हैं, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ये जो एक्सप्लोइटेशन का मामला है और ये सुसाइड का जो मामला है 90% तक रुक जाएगा। जी संजय जी। जी थैंक यू। जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद जी सर। जी। आगे सोशल ट्रेनिंग का आपने बात किया। चलिए हमारा समय भी लगभग अंतिम पड़ाव में। हम प्रोफेसर साहब से अंतिम राय लेंगे और फिर संजय जी आपसे भी हम 1 मिनट का अंतिम हम लेंगे। तो हम प्रोफेसर साहब के पास आते हैं। सर ये अल्टीमेट बताइए क्या मैसेज होगा। जी सर। देखिए, हम्म। छोटी सी मैं एक एक पॉइंट मैं उनमें थोड़ा सा जोड़ दूं, अगर इजाजत दे तो फिर जी मैं जी अपना सुझाव बताता हूँ। जी। देखिए, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो लोग हैं जिनमें हिम्मत है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो बाबा साहब का आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हम्म। हैं। जो कमजोर है, मैं खुद देखा हूँ, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत प्रभावी नहीं है। मेरे विश्वविद्यालय में कितने लोग मरे, कोई न्यूज नहीं। शेड्यूल कास्ट के लोग मरे, तो सब न्यूज नहीं आता। ऐसे बहुत से हैं जो सुसाइड हो रहे हैं हम्म। और जो किए। चाहे रोहित वेमुला का पूरा हिस्ट्री देख लीजिए, तो बहुत बड़े अम्बेडकर आंदोलन को वो वहां लीड कर रिलेट रहे कर थे। रहे थे जी। वो कमजोर व्यक्ति नहीं थे। हम्म। और जो इस चीज को नहीं रखे, वो लोगों की चापलूसी किए, लोगों की गुलामी किए, आराम से निकल गए। वो चार हमेशा वो कास्टिज्म के संकीर्ण उनकी गुलामी करते रहे, उनको कोई प्रॉब्लम। हम्म। तो सुसाइड करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो बहुत कुछ देखा है। खैर, एनीवे, हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था? जी मैं ये चाह रहा था सर, लास्ट में जो दर्शक देख रहे हैं अल्टीमेट उसको उनको क्या करना चाहिए, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जी विषय पर। कि हमेशा एजुकेशन को सिर्फ सैद्धांतिक रूप में ना लेकर के हम्म। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ले। जी और जब भी उनको कुछ लगे तो अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को याद करें जी और बिल्कुल। स्ट्रगल को देखें। और कभी मन में ऐसी मानसिक कुठा आए तो अपने घर के जो दयनीय स्थिति उनको याद करें। बिल्कुल सर। तो उनको खुद मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा कि हमें क्या जानना है, हमारा कौन है, शिक्षक साथ देंगे कि नहीं देंगे, हम्म। हमारा क्या उद्देश्य है। हमें पूरा उम्मीद है कि जो व्यक्ति अपने घर की आर्थिक स्थिति को अगर देखेंगे हम्म। और जिनको ये प्रेरणा लगेगा कि हमें सही एजुकेशन पाना है, जो भी हो, थियोरिटिकल जो भी हो, प्रैक्टिकल तो हमें देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है।
जी उससे समझौता करके अपनी सफलता की ओर आगे बढ़े। जी और शिक्षा लेने में भले जो भी मिले, वो रिजर्वेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, शिक्षा लेने के लिए जो भी स्ट्रगल करना पड़े करे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बिल्कुल। वो आगे जी बढ़ते जाए और अपने महापुरुषों को याद रखें, जी जी तो उनको जीवन में बहुत कुछ रास्ते मिल जाएंगे और दिशा भी मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय सर, 1 या 2 मिनट में हम आपसे चाहेंगे कि आप जो मैसेज है वो अपना कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो दर्शकों को दे। जी संजय जी। जी। एक बार पुनः धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। जी मैं जितने भी हमारे मूल्यवान समाज के दर्शक, सम्मानित दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और विषय से संदर्भित मैं उन्हें यह संदेश देना चाहता हूं हम्म, कि आप संविधान में विश्वास रखें, संविधान को पढ़ें, संविधान को जानें, संविधान को लोगों तक बताएं। हमारे अपने जो मूल्यवान समाज के महापुरुष हैं, जिनके आइडियोलॉजी पर हमारे वामसेफ संगठन चल रहा है, हम्म, ऐसे संगठन की जानकारी दें और इतिहास जो रहा है उसे जरूर बताएं। क्योंकि व्यवस्था जो पूर्व में थी, वो व्यवस्था जब तक वो नहीं जानेंगे, जब तक मनुस्मृति को नहीं जानेंगे, तब तक वो संविधान की महत्ता को भी नहीं जानेंगे। हमें क्या करने की इजाजत नहीं थी, हम क्या नहीं कर सकते थे और आज क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और उन्हें इतना मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, बनाइए अपने बच्चों को जी कि आने वाले समय में ऐसी जो समस्याएं उनके सामने आएगी उससे वो डटकर मुकाबला करें। उनका साथ देने के लिए पूरे देश में चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, भले हमारे लोग कम हैं, लेकिन जागरूकता आने के बाद वो लोग भी ऐसा करने के लिए तैयार है कि हमारे बच्चे जो भी आते हैं उनका मैं भरपूर साथ दूं। और शुक्रगुजार हूं मैं प्रोफेसर साहब का, जो अपने फैकल्टी में, अपने यूनिवर्सिटी में ये ऐसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो जी ऐसे लोग हैं हमारे समाज के बीच, हर एक क्षेत्र में हमारे बच्चे वहां जाएं तो अकेलापन महसूस नहीं करें और जो भी समस्याएं आए जी उसका हमारा संविधान कानून जो है उसके माध्यम से लड़ाई लड़ने का प्रयास करें। भले ही संघर्ष करने वालों के लिए शुरुआती दौर जो होता है वो कष्टकर होता है, उन्हें लगता है कि मेरा करियर चौपट हो जाएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि आपके साथ यदि ऐसा होता है और प्रतिकार आप नहीं करते हैं, आप इसकी शुरुआत नहीं करते हैं, तो आपके लिए दूसरे कोई लड़ने नहीं आएंगे। जी इसलिए आपके साथ जब भी कहीं भी होता है तो मुखर होकर बोलने की बात आप ये कीजिए कि जी बोलने सीखिए। इसके लिए आप अधिक से अधिक जो भी जानकारी की बातें हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, मूल्यों से समाज का इतिहास हो, महापुरुषों का इतिहास हो, देश का कानून हो, जी संविधान हो, संजय जी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और तभी जब आप जानेंगे तभी बोलेंगे, तभी लड़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तभी लड़ेंगे। जी तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी सम्मानित दर्शकों को धन्यवाद देते हुए, आपकी पूरी टीम को, प्रोफेसर साहब को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जय भीम, जय आदिवासी, जय जी संविधान, जय जी भारत। जी, बहुत बहुत आभार संजय जी और प्रोफेसर साहब। बहुत ही बातें आई। जय, आज की धन्यवाद। तारीख में भी क्या घटनाएं घट रही है ये हमने जाना। और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने लोगों को सामाजिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए और हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए, ये बातें आई। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने पूरा दुनिया है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, हम कौन लोग हैं, ये इतिहास हम जानना चाहिए। ये जो द्विज वर्ग है ये इसलिए हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनको घर में एक धागा उनके शरीर में दे दिया जाता है और एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम सबसे ऊंचे हो। हमें भी अपने बच्चों को, जैसे संजय जी बता रहे थे, हमें अपने बच्चों को घर से ट्रेनिंग देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कौन लोग हैं। हाँ, हमें बांटा गया है, मामला बहुत गंभीर है। संविधान की जानकारी अपने बच्चों को दीजिए, मनुस्मृति के बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं और हौसला हमेशा बनाए रखिए। और हमारे लोग भी हैं यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर साहब जैसे, उनसे इंटरेक्ट करिए, बातचीत करिए, मगर हौसला कभी भी टूटने मत दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, सोचिए जहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो बीच का जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें कितने लोग हमारे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, और अगर वहां वो हौसला तोड़ देते हैं या कुछ अपने आप में कुछ आहत कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा समाज को नुकसान होता है। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, उसी संवेदनशीलता के साथ हमारे पैनलिस्ट साथियों ने अपनी बात रखी है। मैं दोनों पैनलिस्ट साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जो दर्शक इसे देख रहे थे उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और समय हो गया है, हम फिर मिलेंगे कल संध्या 7 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय संविधान, जय भारत। थैंक यू। जय भीम, जय मूल्यवासी, जी जय संविधान, जय भारत। जय भीम, जय जय भीम सर। मूल्यवान। जी थैंक यू सर। धन्यवाद।